आज तुम जिस अमिताभ बच्चन को जानते हो वो कभी भी उतने बड़े स्टार बनते ही नहीं अगर उनके पीछे ये एक इंसान नहीं होता। इवन गोविंदा जो एक टाइम पर इन तीनों खान से भी ज्यादा पॉपुलर थे, वो भी चाहते थे कि मेरी हर फिल्म में ये एक्टर जरूर हो। इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा तुम इसी बात से लगा लो कि अगर 20 साल पहले के बॉलीवुड में से अगर तुम हीरो और हीरोइंस को निकाल दो तो लोग सिर्फ इन दो ही एक्टर्स का नाम जानते थे, कादर खान और अमरीश पुरी। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वही कादर खान जिसने कई एक्टर्स को सुपरस्टार बनाया, जिसने अमिताभ बच्चन जैसे स्टार को उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कई सारे सुपरहिट डायलॉग्स लिख कर दिए थे जो लोगों को आज भी याद हैं। वही कादर खान अपनी आखिरी सांस तक बॉलीवुड से सिर्फ एक फोन कॉल का इंतजार करते रहे। जब वो जिंदा थे तब बॉलीवुड उन्हें भूल चुका था। ये है कहानी एक एक्टर की नहीं बल्कि दर्द भरी यादों की। कादर खान एक नाम जिसको इंडस्ट्री ने तो बनाया पर उसे अकेला भी छोड़ दिया। एंड आई एम श्योर कि इनकी जर्नी को देखकर तुम इमोशनल तो होगे, पर लाचारी और बेचारेपन का ख्याल आप में से किसी के मन में भी इनके लिए नहीं आएगा। कादर खान का जन्म एक बहुत ही पुअर फैमिली में 1937 को अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था। एक ऐसे दौर में जब इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था और बॉलीवुड नाम की चीज किसी सपने जैसी थी। लेकिन कादर खान का सफर सपनों से शुरू नहीं हुआ था। वो रहते थे एक छोटी सी बस्ती में जहाँ पर किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी होना भी एक लग्जरी जैसा था। कादर खान के जन्म से पहले इनकी मदर के 3 बेटे थे, बट 8-9 साल तक होते होते उन तीनों बच्चों की मौत हो जाती है। एंड उसके बाद कादर खान का जन्म होता है और उस वक्त तक उनकी मदर को समझ में आ चुका था कि अब उनको वहाँ नहीं रहना है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने 3 बच्चों को वहां पर खो चुकी थी। देन कादर खान के पेरेंट्स उनको लेकर इंडिया के मुंबई शहर में आ जाते हैं। बट एक तरफ जहां पर वो कांधार में भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, तो मुंबई जैसी बड़ी सिटी में आकर उनका सर्वाइवल और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। सर कंधार में तो क्या है कि काबुल में कैसे भी रोटी खा लो, कुछ भी कर लो, जी जाते थे। लेकिन एक शहर में आकर, यानी दुनिया के नक्शे पर उभरता हुआ एक शहर था मुंबई, तो दोनों में निबाह नहीं हो सका। मेरे वालिद जो है घर के लिए रोटी रोजी नहीं फराहम कर सके सर। एंड ज्यादा पैसे ना होने की वजह से उन्हें मुंबई के कमाटीपुरा के स्लम्स में जाकर रहना पड़ा, जो कि कभी वर्ल्ड की सबसे गंदी बस्ती हुआ करती थी। कमाटीपुरा से वाकिफ हैं, उससे गंदा स्लम पूरे वर्ल्ड में नहीं है सर। एंड इसी फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते कादर खान के पेरेंट्स में झगड़े भी होने लगे और जब कादर खान बहुत छोटे थे तो उनके पेरेंट्स का तलाक भी हो गया। मेरे वालिद और मेरी वालदा का मेरी 1 साल की उम्र में तलाक हो गया। ये मेरी जिंदगी का पहला झटका है सर। बट कादर खान के नाना को ये बात पसंद नहीं थी कि इतने बड़े शहर में उनकी मदर अकेली रहें, तो कादर खान के नाना ने उनकी मदर की सेकंड मैरिज करा दी। बट कादर खान के स्टेप फादर ने उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के बजाय उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ा दी। वो कादर खान को अपने रियल फादर के पास जबरदस्ती पैसे मांगने के लिए भेजते थे, जिनकी सैलरी खुद ही कम होती थी। इवन कमाटीपुरा में हर इंसान की सिचुएशन ऐसी ही थी, इसलिए वहाँ पर बड़े से लेकर छोटे छोटे बच्चे तक कुछ ना कुछ काम करते थे। एंड कादर खान की फैमिली की सिचुएशन तो उससे भी ज्यादा खराब थी। घर की बेसिक चीजें जैसे राशन जैसी चीजों के लिए तो कई बार कादर खान को भीख तक मांगनी पड़ी थी। एंड कादर खान भी उन बच्चों के साथ काम करने चल दिए, जहाँ पर उनको कम से कम 2-4 रुपए तो मिल ही जाते। बट उनकी मदर एजुकेशन की इम्पोर्टेंट को बहुत अच्छे से समझती थी। उन्होंने कादर खान को समझाया कि आज वो किसी फैक्ट्री में जाकर 4 रुपए कमाकर सर्वाइव तो कर लेंगे, पर अगर वो अपनी एजुकेशन पूरी करें तो वो जिंदगी भर सर्वाइव कर पाएंगे। और उसके बाद में कादर खान ने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं और दूसरी तरफ उनकी माँ कैसे ना कैसे घर का खर्चा चला ही लेती थी। बट वो कहते ना कि किस्मत आपकी जिंदगी में आने वाली चीजों के इशारे पहले ही देने लग जाती है। तो जब भी वो मस्जिद जाते थे तो वो बाहर के कई लोगों को ऑब्जर्व करते थे, जिनके चलने का, बात करने का अंदाज थोड़ा अलग होता था। एंड कभी कभी वो मस्जिद जाने के बजाय कब्रिस्तान में जाकर उनकी नकल उतारते थे। कोई अजीब सा आदमी मिलता था जिसके बोलने का अंदाज अलग होता था, चलने का अंदाज अलग होता था, तो मैं उसकी नकल कर लिया करता। एंड उन्हें तो लगता था कि कब्रिस्तान में तो कोई नहीं है जो उनकी इन चीजों को देखता होगा। बट एक दिन उन्हें ये सब करते हुए एक इंसान ने नोटिस कर लिया, जिसमें उन्हें एक एक्टर नजर आया। एंड उन्हें एक छोटे बच्चे की नीड थी जो उनके ड्रामा में काम कर सके, तो उन्होंने कादर खान को उस रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया। वो प्ले था रोमियो जूलियट और कादर खान का रोल था रोमियो का। उस रोल ने पूरे क्राउड का दिल जीत लिया और पूरे क्राउड ने उनकी तारीफ की। और वहीं पर कादर खान को एक आदमी ने 100 रुपए का नोट दिया और उनसे कहा कि ये नोट संभाल कर रखना, ये मेरी तरफ से इनाम है। एक दिन ये 100 रुपए का नोट लाखों में बन जाएगा। एंड यही छोटा सा ड्रामा कादर खान के करियर की पहली सीढ़ी बनी। कादर खान ने अपने स्कूल डेज में भी पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक्टिंग की जर्नी भी कंटिन्यू रखी और कई प्लेज में उन्होंने अपनी राइटिंग के जरिए भी कंट्रीब्यूट किया। इसके बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी एंड उन्हें अपने घर खर्च के लिए एक जॉब तो करनी ही थी। एंड उन्हें एक जॉब मिली भी, बट कुछ टाइम के बाद उन्हें इस जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। उन्हीं के कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें एमएच साबो सिद्दीक कॉलेज में एक टीचर का जॉब ऑफर किया। इवन वो टीचिंग में इतने अच्छे थे कि अप्लाइड मैकेनिज्म जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, उस सब्जेक्ट को वो एक काफी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते थे। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया
तो लड़कों को मजा आने लगा। मैं भी और दिल लगा के पढ़ने लगा और सर ऐसा पढ़ाने लगा जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ाने लगा। और उन्हें बेस्ट टीचर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड तक मिला था। और फाइनली उसी कॉलेज के थिएटर्स में अगेन वो प्लेज लिखने लगे, जहां पर वो उन प्लेज में परफॉर्म भी करते थे, उन प्लेज को डायरेक्ट भी करते थे और उन प्लेज को लिखते भी थे। और उन प्लेज को देखने के लिए लोग बाहर से आने लगे थे। कादर खान ने अपने इस टैलेंट से फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम्स को अट्रैक्ट किया। एंड कादर खान से इंप्रेस होकर नरेंद्र बेदी ने अपनी फिल्म जवानी दीवानी, जिसके मेन लीड में थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के द ग्रेट एक्टर राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर, इस फिल्म के डायलॉग कादर खान को लिखने के लिए दे दिए गए, जिसके लिए उन्हें पहली बार 1500 रुपए मिले थे। एंड उस समय एक फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए राइटर्स कम से कम 15 दिन से ऊपर का समय तो लेते ही थे, पर स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मरीन ड्राइव पर महज 3 घंटों के अंदर कादर खान ने सारे डायलॉग लिख दिए। तो मैं किनारे में बैठ के डायलॉग लिखने बैठ गया, तो कभी कभी बीच में फुटबॉल आके लगते भी जाते थे और मतलब फुटबॉल की चोट खाता जाता था और डायलॉग लिखता जाता था। 3 घंटे में काम पूरा हो गया। एंड जिस फिल्म की शूट 1 महीने बाद में स्टार्ट होनी थी, वही कादर खान के डायलॉग्स की वजह से, जिसे उन्होंने सिर्फ 3 घंटे में नरेंद्र बेदी को दे दिए थे, वो 1 हफ्ते में स्टार्ट हो गई। एंड जिसने भी उनके इन अलग अंदाज भरे डायलॉग्स को सुना, वो उनसे काफी प्रभावित हुआ। इनफैक्ट इंडस्ट्री से कई सारे लोग उनके पास पहुंचने लगे सिर्फ उनसे डायलॉग से लिखवाने, बिकॉज जवानी दीवानी से कादर खान का नाम इंडस्ट्री में काफी फैल चुका था। इवन खेल खेल में मूवी के लिए जब उनके पास डायलॉग राइटिंग के ऑफर आए तो उन्हें उसके लिए 20,000 रुपए मिले थे। और वहीं जहां पर उन्हें इंडस्ट्री से पहले ही कई सारे राइटिंग के ऑफर आ रहे थे, उनकी एक्टिंग से इंप्रेस होकर यश चोपड़ा की फिल्म दाग से उन्हें पहली बार ऑन स्क्रीन एक्टिंग का रोल मिला, जिसमें उन्होंने एक एडवोकेट का रोल किया। बट इस टाइम तक उन्हें एक राइटर के तौर पर पहचान मिल चुकी थी और उनके पास कई सारी फिल्मों के लिए राइटिंग के ऑफर आते रहे। एंड इनमें से एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी है, जब उस टाइम के जाने माने डायरेक्टर ने उन्हें अपने पास बुलाया एंड उनसे कहा कि तुम मेरी एक फिल्म का क्लाइमैक्स लिखोगे और अगर वो क्लाइमैक्स मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें अपने सर पर बिठाऊंगा। अगर अच्छा लिखूंगा तो बोले तेरे को सर पे बिठा के नाचूंगा, बोला ना मैंने। एंड कादर खान ने इसे चैलेंज और इंसल्ट दोनों वे में लिया और पूरी रात जाकर उन्होंने उस क्लाइमैक्स को कंप्लीट किया। और अगले दिन जाकर उन्होंने वो क्लाइमैक्स मनमोहन देसाई को सुनाया, जिसे सुनकर मनमोहन देसाई बहुत इंप्रेस हुए और उन्हें अपनी फिल्म के लिए डायलॉग राइटिंग का ऑफर दिया। एंड जहां पर कादर खान की लास्ट फिल्म की फीस थी 20,000, वहीं उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें 1,20,000 का ऑफर दिया गया, जो आज के समय में लगभग 50 लाख रुपए होते हैं। और गिफ्ट में एक टीवी और सोने का ब्रेसलेट भी दिया। सुनने में तो दहेज लग रहा है। जिसके बाद कादर खान ने मनमोहन देसाई की दूसरी फिल्म में भी डायलॉग राइटिंग करी, जिसके मेन लीड में थे अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। एंड ये फिल्म थी अमर अकबर एंथनी। एंड ये 1997 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से एक थी। उसी साल अमिताभ बच्चन की अदालत और खून पसीना जैसी फिल्में आई, जिसके अंदर कादर खान ने नेगेटिव रोल भी प्ले किए थे, बिकॉज उस टाइम तक कादर खान कई सारी फिल्मों के स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखने लगे थे। एंड इंडस्ट्री के जितने भी लोग उन्हें जानते थे, वो ये बात भी जानते थे कि कादर खान एक काफी अच्छे एक्टर भी हैं। एंड कादर खान एक एक्टर होने के नाते वो नेगेटिव रोल को एक्सेप्ट भी कर लेते थे। बट कई सारी फिल्मों में उनके नेगेटिव रोल होने के चलते वो टाइप कास्ट होने लगे। 1980 के आते आते अमिताभ बच्चन के साथ कादर खान ने कई सारी फिल्मों में काम किया, ऑफ स्क्रीन एज ए राइटर और ऑन स्क्रीन एज ए एक्टर। एंड बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के करियर में कादर खान का एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इनके लिखे हिट डायलॉग्स ने अमिताभ बच्चन के ऑन स्क्रीन प्रेजेंस को और भी ज्यादा इंपैक्टफुल बना दिया। एंड अमिताभ बच्चन के जिन फेमस डायलॉग्स पर लोग तालियां मारते थे, उनके पीछे कादर खान का दिमाग था। कादर खान ने अमिताभ बच्चन के लिए कूली, अमर अकबर एंथनी, याराना, मिस्टर नटवरलाल, मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश जैसी कई सक्सेसफुल फिल्मों में राइटिंग का काम किया। इवन कई बार कादर खान के लिखे हुए डायलॉग्स को अमिताभ बच्चन उतने अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते थे, तो कादर खान अपनी आवाज में, अपने अंदाज में उन डायलॉग्स को रिकॉर्ड करके उन्हें भेजते थे। इवन एक इंसिडेंट भी था जब कादर खान के नेगेटिव रोल को प्ले करने के लिए उनके बच्चों को चिढ़ाया जाता था कि तुम्हारा बाप तो विलन है। एंड जब ये बात कादर खान को पता चली तो उन्हें उस बात का बहुत बुरा लगा और उन्होंने डिसीजन लिया कि आज के बाद में वो कभी भी विलन का रोल प्ले नहीं करेंगे। इसके बाद जब 1983 में हिम्मत वाला मूवी आई, जो कि एक एक्शन कॉमेडी मूवी थी, जो कि एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी जो उससे 2 साल पहले आई थी। एंड इन दोनों फिल्म के डायरेक्टर थे राघवेंद्र राव। एंड इस मूवी के रीमेक को बनाते वक्त उनकी एक ही कंडीशन थी कि ओरिजिनल मूवी के डायलॉग्स को चेंज ना किया जाए। बट कादर खान, जो उस फिल्म के डायलॉग राइटर थे, उन्होंने बोला कि भाई मैं अपनी कंडीशन पे काम करूंगा। और जब उन्होंने उस फिल्म के डायलॉग्स को अपने तरीके से लिखा, तो उस फिल्म के डायरेक्टर उनके राइटिंग से इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने उनसे पूछा कि इस फिल्म में जो मुनीम का रोल है, क्या तुम उसका रोल प्ले करोगे, जिसे कादर खान ने एक्सेप्ट किया। एंड हिम्मत वाला ही वो पहली मूवी थी जहां पर उन्होंने कोई कॉमिक रोल प्ले किया। कैसे मथुरा का पेड़ा बनता जा रहा है।
मिठास मिठास में अपनी सारी शर्तें मनवाता जा। कादर खान वॉज अ ट्रूली मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। इन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा पर कॉलेज में टीचिंग की जॉब अभी भी छोड़ी नहीं थी। बट फिल्मों में सक्सेसफुल होने के बाद उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने आउट ऑफ जेलसी या फिर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की डर की वजह से आई डोंट नो उनसे कहा कि आप दो डिफरेंट प्रोफेशन में एक साथ काम नहीं कर सकते। तो कादर खान ने कॉलेज से रिजाइन कर दिया। इसके बाद उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स उनके सेट्स के बाहर आकर खड़े होने लगे और उनसे डिमांड करी कि प्लीज सर आप ही हमें पढ़ाएंगे और अगर आप हमें नहीं पढ़ाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। एंड इस वक्त तक कादर खान अपने दिन का पूरा वक्त एक्टिंग में या फिर राइटिंग में ही बिजी रहते थे। बट अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए वो उन्हें मना भी नहीं कर सके। तो इसके बाद वो दिन में अपने शूट का काम करते थे और रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। एंड वो सारे के सारे स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। इसके बाद कादर खान हमें कई सारी फिल्मों में नजर आए। अलग अलग तरह के रोल में उनकी एक्टिंग में बहुत सारी वर्सेटैलिटी थी। 1991 में इन्हें बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला फॉर बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी एंड जिसकी राइटिंग भी उन्होंने खुद ही करी थी। इसके बाद 1992 में उन्होंने पहली बार डेविड धवन के साथ काम किया बोल राधा बोल में। एंड इसके बाद में तो डेविड धवन ने कादर खान, गोविंदा, शक्ति कपूर और सलमान को लेकर एक ग्रुप ही फॉर्म कर लिया था जिसमें इन्होंने कई सारी कमाल की मूवीज दी थी लाइक हीरो नंबर 1, जुड़वा, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, राजा बाबू, आंखें, आंटी नंबर 1, दुल्हन हम ले जाएंगे। एंड इनमें कादर खान ने अपने कॉमिक रोल से इंडियन ऑडियंस के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई। एंड अगर हम उनकी फिल्मोग्राफी को देखें तो कादर खान ने डेविड धवन के साथ लगभग 15 मूवीज में काम किया है और गोविंदा के साथ 41 मूवीज में। इवन गोविंदा के साथ तो उनकी जोड़ी इतनी सुपर हिट थी कि आज भी लोग जब गोविंदा के बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली उन्हें कादर खान की याद आ जाती है। इतना ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री में कादर खान ने अपने 46 इयर्स के करियर में 700 मूवीज में ऑफ स्क्रीन एज ए राइटर या स्क्रीन प्ले लिखा और ऑन स्क्रीन एज ए एक्टर ये उन फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं जिसमें इन्होंने अराउंड 450 मूवीज में एक्टिंग की है और 250 मूवीज में राइटिंग का काम किया है। 250 फिल्मों के डायलॉग और 450 फिल्मों की एक्टिंग, इन्हें टोटल 700 फिल्में होती हैं। ये मैंने मुकम्मल की। बट क्या तुम जानते हो कि जैसे कादर खान और गोविंदा की जोड़ी सुपर हिट थी, लोग उन्हें एक साथ देखना पसंद करते थे। ठीक वैसे ही 80 के दशक में सेम सुपर हिट जोड़ी कादर खान की अमिताभ बच्चन के साथ बनी थी और लोग उन दोनों को एक साथ देखना भी बहुत पसंद करते थे। एंड कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन को स्टार बनाने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है कादर खान। जैसा कि मैंने बताया था कि अमिताभ बच्चन की कई मेजोरिटी फिल्म्स में उनके डायलॉग्स कादर खान ने लिखे हैं। एंड जहां पर अमिताभ बच्चन किसी डायलॉग को सही से डिलीवर नहीं कर पाते थे तो कादर खान ही उनको वो डायलॉग्स बोलकर बताते थे कि कहां पर पोज देना है और किस लाइन पर ज्यादा जोर देना है। अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन और सदी के महानायक की उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है संवादों का है जो कादर खान ने लिखे उनके लिए, और कादर खान बाकायदा उन्हें देखकर, उनकी शख्सियत को देखकर, उनके किरदार को देखकर डायलॉग लिखते थे। अमिताभ बच्चन कादर खान से 5 साल छोटे हैं एंड इन दोनों ने एक साथ कई सारी मूवीज की हैं, इसीलिए इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई और कादर खान उन्हें प्यार से अमित कहकर बुलाते थे। बट फिर एक टाइम आया जब राजीव गांधी, जो अमिताभ बच्चन के काफी क्लोज फ्रेंड थे, जिनके कहने पर अमिताभ बच्चन ने 1984 में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। एंड कादर खान इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि वो पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते थे। इवन इसके बाद एक इंसिडेंट भी है जब अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही होती है एंड उस मूवी के सेट पर किसी ने कादर खान को अमिताभ बच्चन ही बोलते हुए सुना और उन्होंने उन्हें साइड में ले जाकर कहा कि आप उन्हें सर जी बुलाइए। बट कादर खान ने कहा कि हम कई सालों से एक साथ फिल्में कर रहे हैं और हमारे साथ में कई पुरानी यादें भी हैं और मैंने हमेशा उन्हें अमित कहकर बुलाया और एकदम से उन्हें सर बोलना ये चीज उन्हें समझ में नहीं आई और तब से उनकी दोस्ती वैसी नहीं रही जैसी हुआ करती थी और इस बात को उन्होंने पब्लिकली एक्सप्रेस भी किया है। मुझसे आके कहा एक प्रोड्यूसर ने कि आप सर जी को मिला साउथ का, बोला कौन सर जी यार? हाँ, आपको सर जी नहीं मालूम? अरे दैट टॉल मैन, अमित जी आ रहे थे वहां से। मैंने कहा यार तो अमित है, सर जी कब से हो गया? हाँ वी कॉल हिम सर जी। और सबने सर जी बोलना शुरू कर दिया था तो मेरे मुंह से निकला नहीं सर, वो सर जी का न निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से। कादर खान ने अमिताभ बच्चन के बिहेवियर में कई सारे चेंजेस भी देखे जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका मानना था कि पॉलिटिक्स की वजह से अमिताभ बच्चन में कई सारे चेंजेस आ गए हैं। इसके बाद सुनने में आया कि अमिताभ बच्चन की आने वाली कई सारी मूवीज में जिनमें कादर खान काम करने वाले थे उन्हें उन फिल्मों से निकाल दिया गया एंड अमिताभ बच्चन और कादर खान की दोस्ती यहीं खत्म हो गई। एंड इसके कुछ टाइम बाद ही कादर खान गोविंदा के साथ फिल्मों में नजर आने लगे जहां पर एक बार फिर एक नई आइकॉनिक जोड़ी का जन्म हुआ जहां पर उन्होंने एक से एक सुपर हिट मूवी दी। इवन वो इंडियन टीवी पर भी नजर आए थे। 2001 के हसनामत में उन्होंने काम किया और 2011 के पड़ोसी कौन है दोषी में भी वो नजर आए। बट 2003 के बाद उन्होंने मूवीज में काम करना बहुत ही कम कर दिया क्योंकि उनकी हेल्थ खराब होना शुरू हो गई थी। इवन एक टाइम पर उनकी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनकी फैमिली उनको लेकर कनाडा शिफ्ट हो गई थी और वहीं पर उनका इलाज करवाना शुरू कर दिया था। एंड कादर खान जी ने कनाडा की सिटीजनशिप भी ली हुई थी लेकिन फिर भी उन्होंने
इंडस्ट्री का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने 2015 फिल्म हो गया दिमाग का दही और 2017 में मस्ती नहीं सस्ती फिल्म्स में नजर आए। ऐसी कंडीशन में भी उनके दिल में एक्टिंग के लिए पैशन था, बट इस वक्त तक उनके शरीर को कई सारी गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था, जो उनकी 2017 की फिल्म मस्ती नहीं सस्ती के प्रमोशन के दौरान लोगों को साफ नजर आया। लगती ही नहीं है एक औरत के हम डायरेक्शन में काम कर। एंड 31 दिसंबर 2018 को नए साल के जस्ट एक दिन पहले फिल्म इंडस्ट्री के सभी पर्सनैलिटी ने इन्हें याद किया। एंड ये बात पूरी दुनिया जानती है सिवाय कादर खान जी के, क्योंकि उस दिन वो दुनिया को अलविदा कह गए। एंड इसके जस्ट एक महीने बाद 26 जनवरी 2019 को उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एंड ये बात भी सभी जानते हैं सिवाय कादर खान जी के। थोड़ा लेट नहीं हो गया? अपने जीवन के आखिरी दिनों में कादर खान जी की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि जिस इंडस्ट्री में उन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, जहाँ पर उन्होंने सच्चे दिल से काम किया है, वही इंडस्ट्री उन्हें उनके आखिरी दिनों में भूल गई। उनके आखिरी दिनों में उनके साथी जिनके साथ उन्होंने इतने सालों तक काम किया है, उन्हें पूछा तक नहीं। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को एक ही सीख दी कि लाइफ में लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, पर दुनिया में इसके बदले में उम्मीद की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। मेरे वालिद साहब एक बहुत अमीर, बहुत पैसे वाले आदमी थे, मगर असलियत में लोग जानते थे वो फकीर की तरह थे। उनको ना दुनिया की ज्यादा चीजों की शौक था, ना कुछ था। वो क्या बोलेंगे, हम ऐसे काफी लोग इंडियन 100 रुपए में भी आज जी नहीं सकते, मगर 100 रुपए में 3 वक्त का खाना तक खा सकते हैं। वो ऐसे आदमी। उनके जाने के बाद इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने, जैसे फिल्म मेकर केसी बोराडिया, शक्ति कपूर और राजा मुराद ने ये तक कहा कि जब कादर खान अपने पीक पर थे तो इंडस्ट्री ने उनके साथ काम किया, उनकी तारीफ की, लेकिन जैसे ही कादर खान अपनी खराब हालत के कारण इंडस्ट्री से दूर हुए, इंडस्ट्री ने उन्हें पूछा तक नहीं। जो पीक पीरियड में आदमी था, जो बादशाह किंग कॉन्ग, मतलब अपने जमाने का एक्टिंग के स्कूल थे, इंस्टीट्यूट थी, कई एक्टरों को उन्होंने तैयार किया होगा। अपने साथ वाले किसी एक्टर को कभी कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, उसको पलट के किसी ने देखा भी नहीं। जब कादर खान को अलविदा होने से पहले उनसे पूछा गया कि वो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किसे चाहते हैं, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम लिया था। एंड गोविंदा, जिन्होंने कादर खान के साथ 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, उन्होंने कादर खान जी के जाने के बाद एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसपे कादर खान जी के बेटों का कहना था कि गोविंदा, जिन्होंने कादर खान जी के साथ कई सारी फिल्में की हैं और जिन्होंने खुद कहा था कि वो उन्हें अपना फादर फिगर मानते हैं, उन्होंने जीते जी कभी भी उनका हाल चाल नहीं पूछा और उनकी डेथ के बाद उनके बेटे को ना ही कॉल तक किया। लेकिन क्या वो कभी लोगों के दिलों से अलविदा हो पाए? लेजेंड वो नहीं होते जो सिर्फ जिंदा रहते हैं, लेजेंड वो होते हैं जो मरकर भी लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। आज भी यूट्यूब पर कादर खान जी के ओल्ड सीन ट्रेंडिंग करते हैं और नीचे लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा एक्टर दोबारा कभी नहीं आएगा। और सही बात है, ऐसा राइटर, ऐसा एक्टर और ऐसा इंसान एक बार ही आता है। उन्होंने बॉलीवुड को एक से एक डायलॉग दिए और ऑडियंस को जिंदगी के लेसन। वो हमें तो हमेशा हंसाते रहे, लेकिन उनकी खुद की लाइफ एक साइलेंट ट्रेजेडी थी। वो अपने माँ बाप के वो बेटे थे जो सरवाइव कर गए, क्योंकि किस्मत उन्हें मुंबई लाना चाहती थी। वो एक सिंपल सी नौकरी करना चाहते थे, पर किस्मत उन्हें इंडस्ट्री में लाना चाहती थी। वो चाहते तो अपने अब्यूजिव चाइल्डहुड के चलते एक बहुत ही बुरे इंसान बन सकते थे, लेकिन उन्हें उस गरीबी से निकलना था। उन्होंने अपनी दिल की सुनी, मेहनत की और एक बड़े मुकाम तक पहुंचे, लेकिन फिर भी हमेशा हम्बल और डाउन टू अर्थ रहे। इसीलिए लोग हमेशा उनसे इंस्पायर होते हैं। उन्हें लोग बहुत प्यार करते थे और उनकी इज्जत करते थे, चाहे वो उनके स्टूडेंट्स हो या उनके फिल्म मेकर्स हो या उनकी फिल्म देखने वाली जनता। तो अगली बार जब आप कोई 90s की कॉमेडी देखो या अमिताभ बच्चन के कोई पंचलाइन देखो, तो एक बात जरूर याद रखना, उस आवाज के पीछे था एक दिमाग, कादर खान का दिमाग।